326 BC में सिकंदर यूनानी की अंपायर यूरोप से एशिया तक फैल चुकी थी और अब वो हिंदुस्तान को फतह करना चाहते थे। हिंदुस्तान की फतह उनकी मंजिल और उनकी मंशा में शामिल था। उन्होंने मौजूदा केपी की सरहद को अबूर करते हुए अटक के रास्ते दरियाए सिंध को अबूर करने के बाद वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हुए उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर सिकंदर आजम 33 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गए। मैं हूं तुकीर खालिद और तुकीर सच बताएगा। आज हम आपको सिकंदर आजम की जिंदगी के बारे में तमाम तर तफसीलात बताएंगे। दरिया सिंध और जेहलम के दरमियान में टेक्सला की रियासत थी। इस रियासत के राजा अम्बी ने सिकंदर के अतात कबूल कर ली थी। यहाँ तक सब ठीक था, मगर इससे आगे दरिया जेहलम और चनाब के दरमियानी इलाके के हुक्मरान राजा पोरस ने सिकंदर आजम की फतुहात को ब्रेक लगा दी और सिकंदर आजम की अतात कबूल करने से इनकार कर दिया। राजा पोरस को शिकस्त दिए बगैर सिकंदर आजम का हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब अधूरा था। अब सूरत हाल यूं थी कि राजा पोरस सिकंदर आजम और हिंदुस्तान की फतह के दरमियान हायल हो गए थे। यूनानी कमांडर ने राजा पोरस को पैगाम भेजा कि दरिया जेहलम के किनारे आकर मुझसे मिलो और सर झुका दो। राजा पोरस ने मोर्चा के इलाके में दरिया जेहलम के किनारे पर आकर उनको कहा कि वो जरूर मिलेंगे, मगर अपनी फौज के साथ और हथियारों के साथ सिकंदर आजम से जंग के लिए। सिकंदर आजम समझ गए कि हिंदुस्तान की फतह करना राजा पोरस को शिकस्त दिए बगैर मुमकिन ही नहीं। 326 BC में दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर हर्न के मकाम पर यूनानी फौज खैमाजन होगी, जबकि दरिया के मशरकी किनारे पर राजा पोरस अपनी फौज के साथ आन खड़े हुए। यूं दोस्तों, मानसून का मौसम था और तूफान बारिशों की वजह से दरिया जेहलम बिखरा हुआ था। सिकंदर यूनानी के लिए दरिया जेहलम को अबूर करना एक चैलेंज बन चुका था। तो उन्होंने इसको चैलेंज को किस तरह कबूल किया और इस चैलेंज के साथ किस तरह निपटे। राजा पोरस ने सिकंदर यूनानी की फतुहात को कैसे रोका, ये हम आपको बताएंगे। और यूनानी फौज की तादाद और सिकंदर आजम की फौज में जो लोग थे उनकी तादाद और जिस तरह पैदल फौज थी, घुड़सवार थे और तीर अंदाज थे, और राजा पोरस की फौज में कौन कौन से लोग थे, किस तरह उनकी सबबंदी थी, ये हम आपको बताने चाह रहे हैं। यूनानी फौज की तादाद 40,000 पैदल फौज इन्फेंट्रियर थी, 7,000 कैवलरी और 5,000 राजा अम्बी की फौज थी। यूं 52,000 यूनानी फौज थी, सिकंदर आजम की फौज थी। राजा पोरस की फौज की तादाद 35,000 इन्फेंट्री पैदल फौज थी, 4,000 कैवलरी यानी घुड़सवार थे और 130 एलिफेंट यानी हाथी और 300 रथ यानी तकरीबन 50,000 फौज थी राजा पोरस की। यूं दोनों जनरलों की फौज तकरीबन बराबर ही थी। दरिया के साथ साथ राजा पोरस फौज की चौकियां बना दी गई और फौजी दस्ते दरिया के साथ साथ रहते और यूनानी फौज पर नजर रखते कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाती कि वो क्या कर रहे हैं और उनको देखा जाता। और जो हाथी थे उससे यूनानी फौज के घोड़े डरते, यानी कि जो हाथी थे राजा पोरस के पास, उससे यूनानी फौज के घोड़े डरते और वो जो आवाजें निकालते जंगार थे उसे यूनानी फौज के घोड़े डरते थे। जब हाथी रोजों से आवाजें निकालते, यूं हाथियों की मौजूदगी में दरिया को अबूर करना यूनानी फौज के लिए मुश्किल था, मगर दरिया तो बहरहाल अबूर करना ही था, जिसके लिए कश्तियों की जरूरत पड़ी जो यूनानी फौज दरिया सिंध में ही छोड़ आई थी। सिकंदर आजम ने हुक्म दिया कि दरिया सिंध से कश्तियों को लाया जाए। इन कश्तियों को लाया गया और इनको दोबारा जोड़ा गया दरिया जेहलम को अबूर करने के लिए। सिकंदर यूनानी ने दरिया जेहलम को अबूर करने के लिए एक तरकीब बनाई कि किसी तरह हिंदुस्तानी फौज को यकीन दिलाया जाए कि यूनानी फौज मानसून के मौसम के गुजरने के बाद दरिया को अबूर करेगी और जंग करेगी। इसके लिए यूनानी फौज रोज दरिया के किनारे पर आकर मशकें करते और साथ ही साथ में मुख्तलिफ गांवों से अनाज वगैरह इकट्ठा करने लगे, जिससे हिंदुस्तानी फौज समझने लगी कि यूनानी फौज अनाज वगैरह इकट्ठा करने में लगी हुई है और वो मानसून के बाद जंग का इरादा रखते हैं। यूं यूनानी फौज हिंदुस्तानी फौज को धोखा देने में कामयाब हो गई। यूनानी फौज ने अपने खेमे से 27 किलोमीटर दूर एक मकाम ढूंढा जहां से दरिया जेहलम को अबूर करना आसान था। पोरस को धोखा देने के लिए यूनानी शहनशाह ने अपना खेमा दरिया के बिल्कुल करीब लगा लिया। यूं वो राजा पोरस को धोखा देने में कामयाब हो गया, क्योंकि राजा पोरस की फौज और राजा पोरस देखते कि यूनानी कमांडर अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम का जो खेमा है वो बिल्कुल दरिया के
कोने पर है और वो उसी खेमे में रहते हैं और यूनानी फौज भी रोज उनकी नजरों के सामने है और वो अब मानसून के बाद जंग करेंगे। उनका मामलात यूं है या उनका इरादा फौज का ये है कि वो जंग करेंगे मानसून के बाद, और इसलिए बिल्कुल राजा पोरस को धोखा देने में यूनानी फौज कामयाब हो गई। वो सुबह के वक्त सारा दिन यूनानी फौज के सामने रहते और रात को वो अपना काम करते जो कि उन्होंने करना था और वो उसके लिए कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने अपने इलाके अपने खेमे से 27 किलोमीटर दूर एक मकाम पर एक मकाम ढूंढा जहां से उन्होंने दरिया जेहलम को अबूर करना था। और दरिया जेहलम को अबूर करने के बाद उन्होंने राजा पोरस की फौज पर हमला करना था। राजा पोरस की फौज पर हमला करने के बाद उन्होंने राजा पोरस की फौज को शिकस्त देनी थी। उन्होंने वो मकाम ढूंढ लिया था कि उन्होंने किस तरह राजा पोरस को धोखे में रखकर दरिया जेहलम को अबूर करके राजा पोरस को के साथ जंग करनी है और राजा पोरस को शिकस्त देनी है। यूनानी फौज ने अपने खेमे से 27 किलोमीटर दूर एक मकाम से दरिया जेहलम अबूर कर लिया, लेकिन राजा पोरस दुश्मन की चाल को ना समझा और कहा कि सारी फौज तो इसके सामने खेमजन है, कुछ फौज के दस्ते सिर्फ दरिया अबूर करके आए होंगे। यूं राजा पोरस ने अपने बेटे की कमांड में 2000 फौज भेजी कि बहुत कम फौज थी जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुकाबले भेजी, क्योंकि उनका गमान था बहुत कम फौज आई है उनके साथ मुकाबला करने के लिए यूनान की। मगर यूनानी फौज की एक बड़ी तादाद दरिया अबूर कर चुकी थी, जिसने हिंदुस्तानी फौज जो कि 2000 थी को बासानी हरा दिया। अब राजा पोरस को समझ आई कि वो धोखा खा चुके हैं, क्योंकि यूनानी फौज की काफी तादाद दरिया अबूर कर चुकी है और इसमें राजा पोरस का बड़ा बेटा इस 2000 लश्कर की कैद कर रहा था और उसकी डेथ होगी, उसको मार दिया गया अलेक्जेंडर द ग्रेट की फौज की जानब से। अब राजा पोरस ने खुद इस फौज का मुकाबला करने के लिए 20,000 फौज के साथ लिया। उसका यूनानी का मुकाबला करने के लिए चले गए। गुमसान की जंग हुई और जंग सिकंदर आजम ने जीत ली। राजा पोरस मैदान जंग में डटे रहे। आखिरी वक्त था राजा पोरस ने सिकंदर आजम का मुकाबला किया, मगर जब हालात को देखा तो राजा पोरस की काफी फौज भाग चुकी थी। अब राजा पोरस ने भी भागने का फैसला कर लिया और मैदान जंग से भाग गए। सिकंदर आजम ने राजा पोरस को ढूंढ लिया और राजा पोरस से पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, जिस पर राजा पोरस ने जवाब दिया वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम ने पूछा, राजा पोरस को पकड़ लिया, पूछा कि उसके साथ क्या किया जाए, तो राजा पोरस ने कहा वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। और सिकंदर आजम ने जब राजा पोरस का जवाब और हजरत दमागी को देखा और उसको उसकी मौत को टाल दिया, उसको अमान दी और कहा एक बहादुर शख्स के साथ ऐसा नहीं करता, एक बादशाह बहादुर शख्स की इज्जत करता है और मैं आपकी इज्जत करूंगा और आपको इज्जत के साथ ही रखूंगा, मैं आपको मौत नहीं दूंगा। और इसके बाद राजा पोरस ने सिकंदर आजम की बैत कर ली और बिल्कुल उसकी क़यादत में रहा और उसके साथ मुख्तलिफ महमात में, मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ मुहिमात में लड़ता रहा। इस तरह के हालात वाक़यात के साथ हिंदुस्तान की फौज की हलाकतें इस जंग में 12,000 बताई जाती हैं और जो कि सिकंदर आजम की फौज की तादाद वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार पर उनकी हलाकतें बताई जाती हैं। सिकंदर आजम राजा पोरस की बहुत बहादुरी से काफ़ी मुतासर हुआ और सिकंदर आजम ने राजा पोरस को जवाब सुनने के बाद इसको माफ़ कर दिया, इसका इलाका भी इसके वापस कर दिया और अब राजा पोरस ने बाकी ज़िंदगी सिकंदर आजम के कमांडर के तौर पर गुजारी और मुख्तलिफ मुहिमात में इसका साथ दिया। राजा पोरस की शिकस्त के बाद बाकी हिंदुस्तान के दरवाजे सिकंदर आजम के लिए खुल चुके थे, मगर राजा पोरस की जंग के बाद यूनानी फौज के हौसले बहुत पस्त हो चुके थे और वो मजीद किसी बड़ी जंग से कतराने लगे थे। जब सिकंदर आजम पेश कदमी करते हुए दरिया ब्यास के एक मगरबी किनारे तक पहुंचे तो इनकी फौज का मोराल बुरी तरह गिर चुका था। दरिया के पार हिंदुस्तान की एक और बड़ी सल्तनत नंदरा सल्तनत सिकंदर आजम से मुकाबले के लिए तैयारी कर रही थी। ये सल्तनत मशरक से बंगाल और उसे लेकर मगरब में पंजाब तक फैल हुई थी। इसका दारुल-हुकूमत मौजूदा भारतीय शहर पटना था। इस सल्तनत के पास राजा पोरस से भी बड़ी फौज थी। जब यूनानी फौज को इस बात का इल्म हुआ कि उसके पास नंदरा की रियासत के पास बहुत बड़ी फौज है तो उसका मोराल और हौसला पस्त हो गया। उसके एक और बड़ी जंग करनी है तो यूनानी फौज ने अपने शहंशाह से बगावत कर दी। यूनानी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और घर वापसी की जिद करने लगे। सिकंदर आजम ने इनको कायल करने की बहुत कोशिश की कि लालच भी बहुत दिलाए, मगर यूनानी फौज कायल न हुई। आखिर सिपाहियों की जिद के सामने सिकंदर आजम को हथियार डालने पड़े। उन्होंने इराकी शहर बाइबल जाने का फैसला किया जो कि इस वक्त इनके एशिया की रियासत का दारुल हुकूमत था। तारीख दानों के मुताबिक सिकंदर आजम की फौज ने दरिया गंगा पार करते हुए बगावत की थी, लेकिन ये तारीखी गलता है क्योंकि सिकंदर आजम के कभी दरिया गंगा के पास पहुंचे ही नहीं थे। यूनानी फौज की बगावत
पंजाब में दरिया ब्यास के किनारे हुई थी। बहरहाल सिकंदर आजम ने अपनी फौज से वापसी का वादा तो कर लिया था, मगर वो लौटते हुए वापसी पर कुछ आसान किस्म की मुहिमात करना चाहते थे, फतुहात करना चाहते थे। हिंदुस्तान छोड़ते हुए उन्होंने पंजाब से सिंध की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में मुल्तान पड़ता था। जब वो मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के बाशिंदों पर हथियार डालने से इनकार कर दिया। सिकंदर आजम ने मुल्तान के किले पर हमला कर दिया। सिकंदर आजम एक गलती कर बैठे कि वो मुट्ठी भर सिपाहियों के हमरा एक सीढ़ी की मदद से किले में खुद को कूद पड़े, लेकिन इस दौरान सीढ़ी टूट गई और किले में महसूर हो गए और वहां सिकंदर आजम को खुद लड़ना पड़ा। और बहुत ज्यादा मुल्तानी बशिंदों के हजूम में वो गिर चुके थे और वो जब खुद लड़ते रहे और एक बड़ी तादाद में वो अकेले मुकाबला करने लगे तो उन्होंने बड़ा ही बहादुरी से मुकाबला किया। एक अजीम शहनशाह के तौर पर मुकाबला किया कि उन्होंने हजारों के मुकाबले में तन्हा जब मैदान में कूद पड़े तो उन्होंने इतना मुकाबला किया कि देखने वाले और तारीख लिखते हैं कि दुनिया हैरान रह गई सिकंदर की शुजात के सामने। सिकंदर आजम की शुजात को देखते हुए मुल्तान के तारीखदान ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा निडर बहादुर शख्स नहीं देखा जिस तरह का बहादुर अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और वहां ही उन्होंने मुकाबला करते हुए मुल्तानी बशिंदों ने सिकंदर आजम पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। सिकंदर के काफी साथी मारे गए। मुल्तानी बशिंदे ने एक शहर सिकंदर को अपने सीने पर लगा, जिससे सिकंदर शदीद जख्मी हो गए। इस दौरान बाकी यूनानी फौज भी किले में दाखिल होगी। अपने शहनशाह को जख्मी देखकर बिफर गई और पूरा किला तहस नहस करके रख दिया और पूरा शहर तबाह बर्बाद करके रख दिया। सिकंदर आजम को जख्मी हालत में इनके खेमे में ले जाया गया, जहां पर तबीबों ने तीर तो निकाल दिया मगर खून काफी बह चुका था। जख्म भरने और सेहत बहाल होने में बस बहुत दिन लगे। जख्म भरने के बाद अब सिकंदर ने बाइबल की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, सिकंदर आजम ने पंजाब में लश्कर कशी के दौरान एक शहर भी बसाया था, जिसका नाम उन्होंने अपने महबूब घोड़े मुसफलस के नाम पर मुसफला रखा था। यही मुसफला फालिया के नाम से आज भी पंजाब का हिस्सा है। बहरहाल सिकंदर आजम ने पूरा सिंध फतह किया। यूं उन्होंने हिंदुस्तान में तकरीबन 5000 छोटे बड़े शहर और किले फतह किए। इन फतुहात के बाद वो सिंध से बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल हुए, जहां से वो बाइबल चले गए। बाइबल में जून 323 बीसी में 32 साल की उम्र में सिकंदर आजम का इंतकाल हो गया। सिकंदर आजम के आखिरी लम्हात बेहोशी की हालत में गुजरे। असल में सिकंदर आजम की मौत हुई किस वजह से, इस पर तारीख में बहुत सी क्यास आराइयां हैं। एक थ्योरी ये है कि इनके उस्ताद अरस्तू ने, जो कि इस वक्त यूनान में थे, एक जहर बाइबल भेजा जो कि सिकंदर आजम को शराब में मिलाकर पिलाया गया और जिसकी वजह से उनकी हलाकत हुई। अरस्तू ने सिकंदर को जहर क्यों दिया, अगर दिया तो इसके बारे में कहा जाता है कि दोनों में बहुत से अख्तलाफात पैदा हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न हिस्टोरियन जहर की थ्योरी को सच नहीं मानते। इनके मुताबिक सिकंदर की मौत थका देने वाली तवील जंगों पर, प्राय देशों के बदलते मौसमों और मुल्तान में आने वाले जख्मों का तसलसल या फितरी नतीजा हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई बीमारी लाहक हो गई हो, जैसा कि टाइफाइड, मलेरिया या और बहुत ज्यादा शराब नोशी की वजह से इनका जिगर नकारा हो गया हो। यह सब थ्योरीज हैं, मगर की मौत का असल सबब किसी को मालूम नहीं। हाँ, ये मालूम है कि सिकंदर आजम की फतुहात, उनके बहुत बड़ी सल्तनत बिल्कुल फजूल किस्म के साबित हुई, क्योंकि इनकी मौत के फौरन बाद सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और सिकंदर आजम एक अजीम कमांडर, एक अजीम जर्नैल, एक अजीम जंगजू की हलाकत सिर्फ 33 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी हलाकत पर, उनकी मौत पर बहुत सी थ्योरीज है कि उनकी मौत क्यों, कैसे और किस वजूहात की बुनियाद पर हुई, लेकिन इनमें मसद का कोई भी बात नहीं है। लेकिन उनकी जो मुल्तान में तीर लगा था वो भी बताया जाता है, उनको जहर आलूदा तीर लगा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सब थ्योरीज है, लेकिन हकीकत जो है वो उससे पसे पर्दा है। और लेकिन 33 साल की उम्र में सिकंदर आजम ने आधी दुनिया को फतह कर लिया था। वो यूनान से लगा और हिंदुस्तान तक तमाम इलाके फतह करता हुआ एक अजीम कमांडर के तौर पर, एक अजीम जंगजू के तौर पर, एक अजीम शहनशाह के तौर पर उसने अपने आप को मनवाया। और आज दुनिया, आज तारीख उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर लेती है। उसका एक नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट पड़ चुका है, जबकि सिकंदर आजम उसका महान सिकंदर भी कहा जाता है। यही उसकी हिस्ट्री थी, यही उसकी तारीख है, यही उसके जिंदगी के मामलात थे। और वो अपनी तमाम जिंदगी शहनशाह बनने के बाद अपनी तमाम जिंदगी उसने जंगों में गुजारी, इलाका जात को, मुख्तलिफ ममालिक को फतुहात करते हुए गुजारी और एक अजीम कमांडर की जिंदगी, एक अजीम शहनशाह की जिंदगी का अख्तिताम सिर्फ 33 साल की उम्र में हो गया और सिर्फ 33 साल की उम्र में वो अलेक्जेंडर द ग्रेट बन चुका था। अल्लाह हाफिज।